हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात ये कहूँगी कि मैं ये एनसीईआरटी सीरीज़ जुलाई सीटेट को टारगेट करते हुए बना रही हूँ और हर चीज़ हर चैप्टर को मैं एक दो दो तीन तीन दिन दे रही हूँ, जिससे कि हर पैराग्राफ हर लाइन आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि हमें अभी इतनी जल्दी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। बट मेरी यही कोशिश है कि जैसे हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 दोनों क्लियर कर लिए थे, तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग भी अपना पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें और अपने आगे की तैयारियां जारी रखें। ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि इधर उधर मत भागें, अपने सोर्सेस को अपने सोर्सेस को ज़्यादा फैलाएं मत, जिससे कि आप उसे समझ ना पाएँ, आप पढ़ ना पाएँ, जिससे आपको बर्डन फील होगा और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं सीटेट पर कि कैसे हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों क्लियर कर लिए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले मेरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपना कोई डिसीजन लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपना कोर्स बैच या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो उनको ये चीज़ें मिल सकें। और यकीन मानिए, बैच में कोई फ़ायदा नहीं होता। बैच से बैच में क्या है कि वो मेन लाइन पढ़ा देते हैं, बल्कि हमारा जो सीटेट लेवल है, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का लेवल है, वो बहुत आप जा चुका है। उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी एंड 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम भी रीडिंग कर लेंगे तो भी कम नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप बुक रीड करेंगे उतनी बार आप एक नई चीज़ और एक नई चीज़ मिलेगी और एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इसलिए ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अगर हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है या कैमरा नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें या ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कोई कमी है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है और एक बार आप देखें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिससे कि अगर आपको कोई पीडीएफ या एनसीईआरटी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। तो यही अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है ज्योग्राफी का, जो कि आज फिनिश्ड हो जाएगा। कल से हम सेकंड चैप्टर उठाएंगे, या फिर आप बता देना, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी पढ़ाना हो वो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो कल हमने पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, तो चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो वो क्या कहना चाहता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है। तो वो चंद्रमा के चक्कर कितने दिन में पृथ्वी के चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिन में अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो जब दोनों चीज़ें सेम टाइम पे चल रही हैं, सेम हो रही हैं, तो इसलिए हमें चंद्रमा का क्या एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी भी रोटेट होती है, अपने अक्ष पे घूमती है, ये भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हमको इसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है, चांद का दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता है। और हमने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि परिक्रमण यानी कि परिक्रमण और घूर्णन में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बताया था। तो मान लीजिए ये आपका मंदिर है या कोई मंदिर है, तो आप मंदिर के परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा परिक्रमण हो गया। और अगर आप चंद्रमा पे घूम रहे हैं, अब आपने क्या किया, मंदिर के परिक्रमा लगाए, तो ये हमारा परिक्रमण हो गया या चक्कर लगाना हो गया। लेकिन जब जैसे यहाँ ये हमें पेंसिल को आप खुद मान लो, अब आपने आरती की मंदिर की और यूँ घूम गए, ठीक है, यूँ आरती करके घूम गए, तो ये हमारा क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, मैंने कई बार आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में, यानी कि 27 दिन में लगाता है। और लगभग उतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो
चंद्रमा है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर क्या है, पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी कि जो चांद पर देखते हैं ना, लोग कहते हैं चांद पर दाग है, वो चांद का दाग नहीं है। वहाँ चांद पर क्या है, पर्वत भी है, मैदान भी है और गड्ढे भी है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जिससे कि जब वो चांद पूर्णिमा की रात होती है, चांद साफ रहता है, तो उसमें वो ब्लैक ब्लैक से थोड़े हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। वो हमारे पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, ना कि चांद पर कोई दाग है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको स्टेटमेंट दे देता है कि चांद पर पर्वत, मैदान, गड्ढे पाए जाते हैं, तो हाँ एग्जैक्टली ये सही होगा। और चांद की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये भी सही होगा। क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब रॉकेट वगैरह लॉन्च हुए हैं, चांद पर गए हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ वहाँ पे भी जीवन संभव है, वहाँ पे प्लाटिंग वगैरह की न्यूज आ रही थी। तो जिन्हें पता नहीं होगा तो वो एक बार ये वाला क्वेश्चन शायद गलत कर सकते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, उन्हें लगेगा अनुकूल है। तो जो एनसीईआरटी कह रही है उसे ही हमें मानना है, अपना दिमाग नहीं यूज करना है, ठीक है। तो चंद्रमा पे जीवन अनुकूल नहीं है और चंद्रमा पे पर्वत, मैदान, गड्ढे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और ये जो पर्वत, मैदान, गड्ढे की छाया किस दिन दिखाई देती है, तो आप याद रखेंगे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हम इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था कि यानी कि ये हमारा सन है, क्या है, हमारा सन है, ठीक है। ये हमारा मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। यहाँ पर एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर क्या होते हैं, हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ पे जॉनसन यानी कि JSU, जुपिटर, सटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, ये होते हैं, ध्यान रखना। तो जो ये क्षुद्र ग्रह की प्लेट है, जब आप ये ग्राफ बना लेंगे तो इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कई प्रकार के 4 नहीं 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये ग्राफ बना लेना। तो वो पूछेगा क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाया जाता है, तो मार्स एंड जुपिटर, मंगल एंड बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगर वो पूछता है आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो MBM ये वाले होते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं, ये होते हैं। आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह में गैस पाई जाती है, ठीक है। और सूरज से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह पास में है, कौन सा दूर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या है, हमारे ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी कि बहुत साल पहले विस्फोट हुआ था, जिसके बाद ये टूटकर ग्रहों से क्या हुए थे, अलग हो गए थे, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उल्कापिंड। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रतिपत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो खींच लेती है पृथ्वी। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो उल्कापिंड है वो पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उन्हें खींच लेती है। जब वो उन्हें खींचती है उल्कापिंडों को, तो पृथ्वी पर आकर उनका घर्षण होता है हवा के साथ और वो वहाँ आकर जल जाते हैं, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे कि ये कौन से मंडल पर जलते हैं। क्षोभ मंडल पर, समताप यानी कि मध्य मंडल पर और वायुमंडल पर, कौन से मंडल पर ये जलते हैं, ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता को देखा है? जब आप लोग गर्मियों में लेटे होंगे बाहर, कभी देखा होगा, तो आसमान में एक सफ़ेद लाइन जाती है, रास्ता, ठीक है।
तो वो हम लोग क्या कहते थे, कभी हमारे यहाँ क्या कहा जाता था कि इंद्र भगवान का हाथी आता है, ऐरावत हाथी नीचे पृथ्वी पर उतरता है, इसलिए ये लाइन बनी है। ठीक है, तो अपनी अपनी धारणाएं थी। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बताया गया। तो जो चौड़ी सफ़ेद पट्टी थी, एक चमकदार रास्ते को देखा है, यह लाखों तारों का समूह है। जो ये वाइट पट्टी जाती है, जैसे आपने कभी देखा रॉकेट चलता है धुआं छोड़ता हुआ, तो एक लाइन बन जाती है। सेम इसी तरह नाइट में, गर्मियों की नाइट में जब आप छत पे देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद पट्टी यानी कि रोड सा बना हुआ दिखाई देगा। वो क्या है? वो असंख्य तारों का एक रास्ता है, यानी कि उसमें असंख्य तारों का समूह है। ध्यान रखेंगे, यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ध्यान देंगे, क्या कहलाती है? आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है वो किसका भाग है? हमारे आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन काल में जो ये व्हाइट वाली लाइन है, इसकी तुलना किससे की गई थी? एक बहती नदी से की गई थी। ध्यान रखें, इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा, यानी कि बहती हुई नदी कहाँ पर? आकाश में, तो आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। यानी कि जो आकाश गंगा है वो क्या है? करोड़ों तारों से मिलकर बना है, बादलों से, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जो आकाश गंगा है वो मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो आपको एक सीरीज बाई क्वेश्चन बन जाएगा, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड के बारे में सीरीज से लगाइए। तो ये है, एनसीईआरटी ने आपको दिया है। ये सबसे पहले पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। अगर वो इन चारों शब्दों को देता है, कहता है आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश, ब्रह्मांड ऐसे लगाना। अगर वो पूछता है घटते क्रम में लगाइए, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड, फिर आकाश गंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी। ठीक है, हल्के में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें और एक होप बना के रखें, एक विश्वास रखना कि इस एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं छूटेगा। इतना मैं आपको विश्वास देती हूँ और आपसे मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।